नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सिंबल्स को जाना, डेल्टा और डी के बारे में। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स और डी रिप्रेजेंट करता है चेंज एट अ पॉइंट, जिसको आप वास्तविकता में देख नहीं सकते हो बट वास्तविकता में वो एग्जिस्ट करता है। मींस आप देख नहीं सकते हो बट इन रियलिटी वो एग्जिस्ट करता है, और ऐसा हमने कुदरत में पाया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कैलकुलस के अंदर, जो हम अक्सर अपनी किताबों में पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। तो हमें यहां पर एज यूजुअल डेफिनेशंस के रास्ते नहीं बढ़ना है, हमें इस चीज को कुदरत के अंदर पहले खोजना है, ताकि वास्तविकता के साथ इसका क्या कनेक्शन है उस चीज को हम समझ पाएं। अब देखो, बात यहां पर यह निकल कर आती है कि यार नेचर के अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो वो स्थिर रहेगा या उसमें परिवर्तन आएगा, यानी कि चेंज आएगा। अब अगर वो चेंज आएगा तो चेंज को हम इंसान कंपेयर करते हैं दूसरे वस्तु में आने वाले चेंज के साथ। एक वस्तु में आने वाली चेंज को जब हम दूसरे वस्तु में आने वाली चेंज के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें एक ऐसा पैरामीटर मिलता है जिसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा तेज है कंपेयर टू अनदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, वास्तविकता में चलते हैं। देर आर टू कंपनीज, दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। दोनों कंपनियां से फॉर एग्जांपल पेपर्स बनाती हैं, जो ये पेपर होते हैं ना आपके, ये पेपर्स बनाती हैं। तो अब ये दोनों कंपनियों के पास, कहते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं कि दोनों के पास जब दोनों कंपनियां खुली तो इनिशियल कैपिटल दोनों के पास सेम था, लेकिन लोकेशन अलग थी। लोकेशन अलग होने की वजह से दोनों के पास जो रॉ मटेरियल आता है उसमें एक परिवर्तन आ गया, एक वेरिएशन आ गया। हो सकता है कंपनी ए फॉरेस्ट एरिया के पास रहती है और कंपनी बी जो है फॉरेस्ट एरिया से दूर है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरह से कई ऐसे ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं दोनों कंपनी के प्रोडक्शन में, जिनकी वजह से बेशक इनके पास इनिशियली सेम कैपिटल हो, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन इनके डिफरेंट हो सकता है कंपनी ए फॉरेस्ट ए के पास है, रिलेशन ढूंढते हैं जो कई पैरामीटर में होता है। कंपनी ए फॉरेस्ट ए के पास है बट इसके पास जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के हैं। कंपनी भी फॉरेस्ट से दूर है बट इसके जो इंप्लॉइज हैं वो बहुत ही मेहनती प्रवृत्ति के हैं, तो यहां पर इसको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन और भी फंक्शंस हो सकते हैं, पैरामीटर्स हो सकते हैं। कंपनी ए के अच्छे कनेक्शंस नहीं है, कंपनी बी के बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, तो इसके पेपर की क्वालिटी अच्छी बनाता है जिसकी वजह से वो हाई रेट पे बेच सकता है। तो यहां पर मल्टीपल पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो अब हम अगर किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, भविष्य में आप बड़े होगे, आप पैसा कमाओगे, तो आप निवेश करके अपने पैसों को बड़ा करना चाहोगे, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि यार बेशक कंपनी की पोजीशन क्या है, इंप्लॉय कैसे हैं, ये सब पोजीशन की इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, बट एम्प्लॉयमेंट जो है वहां पर एम्प्लॉयज जो है उनका बिहेवियर कैसा है, इनके कनेक्शंस कैसे हैं, ये सब डेटा तो नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी अपना रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट या फिर आपके क्वार्टरली रिपोर्ट्स अपने रिवेन्यू के फॉर्म में आपको शो करेगी कि भाई हमने इस मंथ, इस 3 महीने के दौरान, इस क्वार्टर के दौरान हमने इतने हजार करोड़ रुपए की पेपर की सेलिंग करी। ये भी बोलेगा इतने हजार करोड़ की सेलिंग करी। हम कहते हैं कि 3 महीने के दौरान इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का पेपर बेचा, ठीक है, और इसने जो है, इसने भी 100 करोड़ रुपए का पेपर बेचा, ठीक है। डिवाइड बाई 3 मंथ अगर हम कहते हैं तो भैया इनका जो रिवेन्यू है वो तो सेम है। लेकिन अब देखते हैं कि इसने 100 करोड़ का पेपर तो बेचा, रिवेन्यू 100 करोड़ है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट निकल कर आया वो मात्र 10 करोड़ का निकल कर आया, बट इसका जो प्रॉफिट निकल कर आया वो 15 करोड़ का निकल कर आया। तो इसका मतलब रिवेन्यू वो होता है जो आपने टोटल आपके पास पैसा आया, लेकिन उसमें से कितना आपको खर्च करना पड़ा उस 100 करोड़ रुपए को का रिवेन्यू लाने में, वो आपका खर्चा हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो इसने 90 करोड़ रुपए खर्च करे और 10 करोड़ रुपए कमाए, और इसने 85 करोड़ रुपए खर्च करके 100 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट करी, यानी कि 15 करोड़ का इसका मुनाफा है। तो अगर मुझे निवेश करना होगा तो मैं कंपनी बी में निवेश करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा, यानी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, तो इस वजह से मैं यहां पर जाऊंगा। तो यहां पर बेसिकली मैं यहां क्या कर सकता हूं, और मल्टीपल क्वार्टर्स के रिजल्ट देख के मैं इनकी ग्रोथ में कंपैरिजन ला सकता हूं। कैसे? कंपनी प्रॉफिट को अगर हम देखेंगे तो चेंज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए, प्रॉफिट पी से रिप्रेजेंट किया है, सी ए मतलब कंपनी ए को अगर मैं डिवाइड करूं चेंज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी, ठीक है, ये डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे इस कंपैरिजन से, डिवीजन के जरिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वास्तविक दुनिया में जा रहे हैं, तो इस कंपैरिजन से अगर मैं देखूं तो अगर इसका रेशियो, मैंने ए को ऊपर रखा है, बी को नीचे रखा है, अगर इसका रेशियो इक्वल टू 1 आता है
तो इसका मतलब दोनों के परिवर्तन जो प्रॉफिट में अगर ग्रोथ आ रही है, मान लो इस साल इसने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगले साल इसने 20 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो चेंज इन प्रॉफिट 10 करोड़। इसने 15 करोड़ का प्रॉफिट किया बट अगले साल इसने 25 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो चेंज इन प्रॉफिट यहां पे भी 10 करोड़ है। तो चेंज इन प्रॉफिट को अगर हम देखें तो वो 1 आ रहा है, यानी कि दोनों का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो सेम है, यानी कि दोनों कंपनियां बराबर स्तर पे काम कर रही हैं। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाता है यानी 1 से बड़ा आता है, तो इसका मतलब ये है, ये ग्रेटर देन 1 तभी आ सकता है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करना है और कुछ नहीं, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी कि इसके प्रॉफिट में जो परिवर्तन आया है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। एज सिंपल एज दैट। अगर लेस देन 1 आ जाता है, लेस देन 1 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो कंपेयर टू जो बी कंपनी के प्रॉफिट का जो ग्रोथ है उससे कम आया है, यानी कि बी जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आ जाता है, लेस देन, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ जाती है यानी नेगेटिव में आ जाती है, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि हम यहां पर देखेंगे कि भाई अब जो है नेगेटिव का मतलब क्या, इन दोनों में से किसी एक कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, यानी कि मान लो इसने अगर 15 करोड़ का प्रॉफिट किया है, ठीक है, 15 करोड़ का प्रॉफिट किया है और अगले साल इसने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो अगले साल का जो वैल्यू है -15, तो 10 - 15 क्या होगा, -5 आएगा। और इसने 10 करोड़ का, यहां पे मान लो 15 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो 15 - 10 जो आएगा वो 5 आएगा, तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में -5, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव में। तो इस प्लस माइनस के जरिए और इन वैल्यूज के जरिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कंपेयर करके कि कौन किसके मुकाबले कहां स्टैंड करता है। ये रियल लाइफ एक एनालिसिस होता है और इसकी नीड हमें हर जगह होती है। ठीक है, और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर आएगा तो अभी हम भविष्य में थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे इसके अंदर तो हम प्लस माइनस के साथ इसको जोड़ने वाले हैं कि प्लस कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, माइनस कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, ये डायरेक्शन के साथ भी जुड़ेगा, बट वो आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, इसलिए मैं माइनस वाले एग्जांपल पे ज्यादा नहीं बढ़ रहा हूं, लेकिन हम इसको भी रियल लाइफ एनालिसिस करके डिस्कवर करेंगे, डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये तो आपको समझ आ गया कि कंपैरिजन करना हमारे लिए जरूरी है। अब यहां पर एक और बात आती है जो आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर ये कंपैरिजन मैं कर रहा हूं तो ये बिटवीन 2 पॉइंट कर रहा हूं, देखो डेल्टा लगाया है मैंने यहां पर, बट अगर मैं इस चीज को ऐसे ग्राफ पे प्लॉट करूं, कंपनी और कंपनी बी का डेटा प्लॉट करूं और मैं एक ही पॉइंट पर इस कंपैरिजन को करना चाहता हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करना चाहता हूं, तो वो बन जाएगा डीपी, कंपनी का सी नहीं लिखता हूं, सीधा ए लिखता हूं, ए मींस कंपनी ए डिवाइडेड बाय डीपी प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी एट अ पॉइंट करना चाहता हूं। अब एट अ पॉइंट अगर मैं करना चाहता हूं तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, भैया टाइम तो रुका हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज इन प्रॉफिट नजर आएगा आपको, नहीं आएगा, बट 2 पॉइंट के बीच में देखूं तो हाँ गुजरा है, प्रॉफिट में चेंज आया है, तो भाई रियलिटी में तो ये वैल्यू हो जाएगी 0/0। ठीक है, जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, लेकिन क्या वो प्रॉफिट में चेंज है या नहीं है, प्रॉफिट में तो चेंज आया है, ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई यहां पर एट अ पॉइंट अगर मैं करने जा रहा हूं तो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी असमर्थता है, लेकिन हम इंसानों ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला, लिमिट के जरिए निकाला। 2 पॉइंट के बीच में निकालना है, डेटा अवेलेबल है, सब्ट्रैक्ट करो 2 नंबर्स को और डिवाइड करो, जवाब मिल गया, आप कंपैरिजन कर पाए। 1 पॉइंट पे करना है, आपको वास्तविकता को देखना पड़ेगा, 2 पॉइंट के बीच की वैल्यू को कि गैप को कम करते करते डेटा शीट बनानी पड़ेगी, उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करना होगा 1 पॉइंट पे उसकी क्या वैल्यू है, और यही है लिमिट। अब बात यह आती है कि यार अगर हम 2 पॉइंट के बीच में कर सकते हैं, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसकी गंभीरता को आपको फील करना होगा कि अगर हम 2 पॉइंट के बीच में निकाल के कंपनी के प्रोग्रेस को देख सकते हैं, 1 पॉइंट पे निकालने की क्या जरूरत है। तो अगर मैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पैरामीटर पर शायद ये एग्जांपल इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ये रेशियो समझाने के लिए ये एग्जांपल जरूरी था। लेकिन अब हमें एक ऐसे एग्जांपल को लेना होगा जो ज्यादा बेहतर ढंग से आपको इंस्टेंट रेट के बारे में समझाएगा, और वो ये है एक्यूरेसी, और वो इक्वेशंस जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है उन तक पहुंचने के लिए आपको एक्यूरेसी की जरूरत है। मान लेते हैं ये एक बॉल है, बॉल तो नहीं है, खैर ये बॉल मेरे पास है भी नहीं अभी,
मान लेते हैं एक बॉल है, मैंने इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया। हम जो अपनी 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, हर केस को हम आइडियल केस लेकर पढ़ते हैं। मैंने इसको फेंका, मैंने सीधा सीधा अपनी फिजिक्स की किताब में बोल दिया कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, तो हमारे पास रेंज निकल कर आती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, लेकिन रियलिटी में चलते हैं, क्या रियलिटी में एयर नहीं है? है। और अगर एयर है तो हम अगर देखें, अपनी वास्तविकता में जाएं, अगर हम बाइक चला रहे हैं, हम जितना तेज बाइक चलाते हैं, एयर का धक्का, हवा का धक्का, जो वायु धक्का होता है वो बढ़ता जाता है। हम रफ्तार कम करते हैं, वायु का धक्का कम हो जाता है। यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो है, यानी एयर द्वारा लगाया गया आप पे जो फोर्स है, ठीक है, वो आपकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, एयर का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इट मींस जब मैंने बॉल को फेंका तो उस वक्त उसके पास जो वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी, लेकिन हर वक्त इसकी एयर का धक्का इस पे लग रहा है, हर वक्त इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, और हर वक्त एयर से लगने वाला फोर्स भी चेंज होता जा रहा है। तो अगर मैं कहूं मैं बिटवीन 2 पॉइंट इसको कैलकुलेट करूं, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एरर के साथ भरी हुई है, वो इनएक्यूरेट होगी। लेकिन अगर मैं किसी प्रकार से अपने आप को, ये उस जमाने की बात है जब इंसान ने इस चीज को नया नया खोजा है, और अब वो सोच रहा है कि यार अगर मैं हर वक्त पे लगने वाले एयर के धक्के से जो चेंज आ रहा है, अगर मैं उसको कैलकुलेट कर पाऊं, तो मैं एग्जैक्ट इक्वेशन बना सकता हूं जिससे कि मैं ट्रू रेंज बता पाऊंगा। ऐसी रेंज नहीं, अगर मैं 2 पॉइंट के बीच कैलकुलेट करूंगा एयर के धक्के को कि यार देखो, जब वेलोसिटी इतनी थी तो इतना फोर्स लग रहा था, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, इतनी वेलोसिटी है तो इतना फोर्स लग रहा है, उतनी वेलोसिटी तो इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो, मान लेते हैं कि हम सीधी बॉल को ले जाते हैं, ग्रेविटी को भी इग्नोर कर देते हैं। अभी वेलोसिटी u है, यहां पे आई तो थोड़ी सी कम हो गई, u डैश हो गई, यहां आई तो u डबल डैश हो गई, यहां आई तो u ट्रिपल डैश हो गई, और यहां आई तो वो 0 हो गई, मान लेते हैं। तो यहां पे जो एयर का ड्रैग लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो u पे डिपेंडेंट है। यहां जो लग रहा है वो u डैश पे डिपेंडेंट है, यहां जो है वो u डबल डैश पे, यहां u ट्रिपल डैश पे, और यहां तो एयर का कोई ड्रैग ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो मैंने इंफॉर्मेशन ली, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ली, लेकिन ये पॉइंट के बीच में गैप है, ध्यान से समझना। तो अब यहां से यहां पे जो वेरिएशन आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में जो वेरिएशन आया, क्या उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है? नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने यहां जो धक्का लग रहा था, जो फोर्स लग रहा था, यहां से यहां तक उसी फोर्स को मान लिया कि भाई यहां से यहां आने तक जो फोर्स की वैल्यू है, जो यहां पर लग रही थी एयर ड्रैग की वजह से, वही वैल्यू मैंने कंसिडर कर ली। जबकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी कम होती जाएगी और हर पॉइंट पे एयर ड्रैग कम होता जाएगा। तो जो मैंने कैलकुलेशन करी उसके हिसाब से अगर मैं कहूं कि इसकी वेलोसिटी में जो परिवर्तन आना चाहिए था, जो कि हर पॉइंट पे वेरी कर रहा था, उसके बजाय मेरा जो चेंज आएगा वो एरर के साथ आएगा। एरर के साथ आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वर्क और एनर्जी आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वर्क एनर्जी में समझाऊंगा आपको, लेकिन वर्क इज इक्वल टू एनर्जी अभी के लिए सिर्फ ये इंफॉर्मेशन को लो। ठीक है, तो क्योंकि मैंने फोर्स को सेम रखा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो मेरा फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहां पर d के बराबर है। अब तो d हम वैसे यूज कर रहे हैं डिफरेंशियल के लिए, तो मैं s ले लेता हूं। तो मेरा फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई s। ठीक है, बट एक्चुअली में तो ये फोर्स कम होता जा रहा है। तो मैंने, अगर मैं ग्राफ पे लूं, तो मैंने इस फोर्स की वैल्यू यहां रखी, ठीक है, ये कांस्टेंट रखा, लेकिन इन रियलिटी ये फोर्स तो धीमे धीमे डिक्लाइन हो रहा है। तो इट मींस अगर मैं इस वैल्यू को s से मल्टीप्लाई करूंगा, s से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो वैल्यू है मान लेते हैं 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई s की वैल्यू 1 मीटर ले लेता हूं तो 4 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, इस वैल्यू को अगर मैं s से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो ये वैल्यू डिक्लाइन हुई है, ठीक है, वेरिएशन है इसके अंदर, तो क्या उसका आंसर 4 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, लेस देन 4 आएगा। जो कि जो मेरा वर्क, सॉरी, जो एयर ने वर्क किया है, जो एयर ने एनर्जी कंज्यूम करी है, वो इस एनर्जी कंजम्पशन से कम आएगी। यानी कि मेरे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, नियर बाई क्लोज कह सकता हूं, बट एक्यूरेट नहीं आएगा। तो एक्यूरेसी तक पहुंचने के लिए इंसानों के मन में ख्याल आया कि यार क्यों ना इसको, अब देखो इस वैल्यू को, जो गैप है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। अब मैं यहां पर इतने गैप की बजाय छोटे छोटे गैप में अगर इस डेटा को मैं कैलकुलेट करूं तो, ठीक है, तो यस, तो ये जो वैल्यू है ये थोड़े टाइम के लिए एक्यूरेट, फिर थोड़ी छोटी गैप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट एक्यूरेट होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी। हाँ, आपका जो एरर था वो कम होता जाएगा, ध्यान से समझना, एरर कम होता जाएगा, बट क्या ये एक्यूरेट होगा? नहीं होगा। तो इंसानों के मन में जो ख्याल आए, वही ख्याल अब आपके मन में आएंगे, और वो क्या है कि यार एक्यूरेसी तक पहुंचने का बस एक ही जरिया है,
और वो क्या है, जो मैथमेटिक्स, जो नेचर के द्वारा हमें गणित का ज्ञान मिला है उसको देखें तो हमने शून्य की दुनिया को एक्सप्लोर किया है। ठीक है, शून्य की दुनिया के नंबर कैसे निकालने हैं ये हमने जाना, और कहीं ना कहीं यहां पर ये जो हमने किया इसने भी हमें वही प्रक्रिया समझाई, लिमिट की प्रक्रिया। कैसे, आपने गैप पहले बड़ा रखा था, एरर ज्यादा था, गैप छोटा किया, एरर कम हुआ। अगर मैं गैप और छोटा कर दूं तो एरर और कम हो जाएगा, गैप और छोटा कर दूं तो एरर कम हो जाएगा, और छोटा कर दूं तो एरर कम हो जाएगा। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, गैप छोटा करने से एरर कम हो रहा है, क्या एरर खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं। एरर सिर्फ एक ही वक्त पे खत्म हो सकता है, जब मैं गैप रखूं ही ना, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे कैलकुलेशन करूं। अब हर पॉइंट पे मैं कैलकुलेशन कैसे करूं, वहां तो वैल्यू जीरो होती है। तो नेचर ने आपको जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी एक नंबर होता है, जीरो डिवाइड बाई जीरो एक नंबर होता है, इसको खोजना सिखाया और एक प्रक्रिया दी, लिमिट की प्रक्रिया, उसके जरिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जो ये डेरिवेटिव है, जो जो ये रेट ऑफ चेंज है, माफ करना अभी ये वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, जो ये रेट ऑफ चेंज है बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, अगर हम ये कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन है जिसके जरिए हम दो चीजों के बीच में किसकी रफ्तार दूसरे के कंपैरिजन में कैसी है इसका पता लगा सकते हैं। और अगर एक पॉइंट पर लगाना चाहते हैं तो उस रेट ऑफ चेंज को, जो बिटवीन टू पॉइंट था, उसको अगर हम एक पॉइंट पर जानना चाहते हैं तो उसको हमने नाम दिया डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। और एक पॉइंट पर करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, हमें यह लाभ मिलेगा एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी का लाभ कैसे मिलेगा इसको समझने के लिए ये एग्जांपल हमने यहां पर देखा है, क्योंकि अगर हम बिटवीन टू पॉइंट करेंगे तो कंपनी के केस में तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, वर्क को देखेंगे, एनर्जी को देखेंगे, पोटेंशियल को देखेंगे, वेव को पढ़ेंगे, लाइट को पढ़ेंगे, करंट को पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे, बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज को पढ़ेंगे। बैटरी चार्ज हो रहा है तो हर वक्त उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हर वक्त वो चार्ज हो रहा है, तो बिटवीन टू टाइम अगर हम चार्जिंग की स्पीड को समय के साथ कंपेयर करेंगे तो वो एवरेज देगा। लेकिन एक्यूरेट डेटा कहां मिलेगा, रेट ऑफ चेंज इंस्टेंट पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब बैटरी चार्ज होती रहती है, अभी बैटरी पूरी डिस्चार्ज है तो आप जो करंट दे रहे हो, मान लेते हैं 1 एम्पियर का करंट दे रहे हो, तो ये पूरी खाली है, ये फुल पोटेंशियल से, पोटेंशियल नहीं बोलूंगा अभी मैं, फुल ताकत से ये भरेगा। लेकिन जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी, ठीक है, इसमें चार्ज को, ये जो चार्ज यहां स्टोर हो रहा है वो आने वाले चार्ज को अपोज करेगा। अब सोचो जरा इस बात को कि जब बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ये बैटरी है और ये चार्ज है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ऑपोजिशन कम है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज होती जाएगी आने वाले करंट को ऑपोजिट फोर्स मिलना स्टार्ट होगा, यानी कि चार्जिंग स्पीड स्लो होती जाएगी और ये हर पल बदलेगा। और एक्यूरेसी में कैसे लाऊंगा, जीरोस की दुनिया को स्टडी करके। इसलिए हम लोग आगे चल के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ताकि हम वो इक्वेशंस को बना सकें। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने जो इक्वेशन बनाया वो एक आइडियल केस है, लेकिन रियल लाइफ इक्वेशन आप तभी बना सकते हो जब आप हर पल एयर ड्रैग से आने वाले परिवर्तन को कैलकुलेट कर पाओ। इसलिए हम लोगों ने आगे चल के दो चीजें स्टडी करी, मतलब नेचर में स्टडी करी, किताबों से नहीं, ये जब हम पहली बार खोज रहे हैं ना, नेचर में स्टडी करी, और एक को नाम दिया डिफरेंशिएशन, जहां आप रेट ऑफ चेंज यानी कि कंपैरिजन करते हो दो चीजों का, और इंटीग्रेशन में आप इस कंपैरिजन से इक्वेशन बनाते हो। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, वो मैं इलैबोरेट करूंगा इंटीग्रेशन वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं क्यों पढ़नी है, एक्यूरेसी के लिए। किस लिए ये क्या काम देगी, ये आपको यूनिवर्स में जो एक्चुअल इक्वेशंस हैं, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स चल रहा है, इस दुनिया में जो जो रियल इक्वेशंस हैं उनको खोजने में कैलकुलस हमें मदद करेगा। क्योंकि बिटवीन टू पॉइंट हमेशा एरर मिलेगा आपको, एट अ पॉइंट एरर मिलेगा ही नहीं आपको, एरर ही खत्म हो जाएगा। जब इन दो ब्लैक बॉल्स के बीच में दो टाइम फ्रेम, जो मैंने ब्लैक बॉल लिए हैं ज्यादा डिस्टेंस का, यहां पर एरर ज्यादा है, थोड़ा कम किया तो एरर कम है, अगर मैं इस गैप को थोड़ा और कम करके कैलकुलेशन करूं तो एरर और कम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन एरर जीरो कहां मिलेगा मुझे, जब गैप ही नहीं होगा, पॉइंट। समझे बात को, जब गैप ही नहीं होगा, यानी कि एग्जैक्ट जीरो गैप पर, यानी कि डेल्टा वाली दुनिया में एरर है लेकिन डी वाली दुनिया में एरर नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंसानों ने कुदरत को ऑब्जर्व करके खोज लिया, इसलिए हमको इन चीजों को पढ़ना है। अब चीजें आसान भाषा में आपको समझ आएंगी, और अब चलते हैं इस डेरिवेटिव को समझते हैं, डिफरेंशिएशन को समझते हैं, और ये यकीन मानो 2+2 को सॉल्व करने जितना ही आसान होगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, रैंडम ग्राफ है, जिसको मैं कहता हूं y और x के अंदर एक रिलेशन है, जिसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। y
एक्स का फंक्शन है, यानी वाई और एक्स के बीच में एक रिलेशन है, जो कि हम रिलेशन फंक्शन में जान चुके हैं। इसका क्या मतलब है, एक इनपुट पर एक आउटपुट। अगर एक इनपुट पर दो आउटपुट होते तो मैं इसको रिलेशन ऑफ एक्स बोलता, बाकी फंक्शन भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब अगर मुझे कंपेयर करना है, मान लेते हैं वाई है आपकी कंपनी ए और एक्स है आपका कंपनी बी, तो कंपनी एक्स के इस पॉइंट पर 15 करोड़ के प्रॉफिट के सामने मान लेते हैं, एक टाइम लेते हैं, टाइम की लाइन अलग बना रखी है कि जब कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट किया तो इसने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, कंपनी ने जब 20 करोड़ का प्रॉफिट किया तो इसने 20 सॉरी कंपनी ने 15 का तो इसने 10 का, जब इसने 20 का तो इसने 15 का प्रॉफिट किया। तो ऐसे ही ग्राफ बन जाता है। कंपैरिजन कैसे करोगे, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, ये निकालोगे। अगर आप इंस्टेंट निकालना चाहते हो, सिर्फ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहते हो, तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, बिटवीन टू पॉइंट, तो आपको नजर आ रहा है डेल्टा वाई क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन, और डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। एट अ पॉइंट आपको क्या नजर आ रहा है, जीरो डिवाइड बाई जीरो। क्या आप सॉल्व कर सकते हो, जवाब है नहीं। क्या नेचर ने आपको इसकी वैल्यू तक पहुंचने का जरिया बताया है, जवाब है हाँ। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, लिमिट नाम है, तो इसको आप सॉल्व कर नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू तक जो कि वास्तविकता में एग्जिस्ट करती है, उस वैल्यू तक आप कैसे पहुंचोगे, आप पहुंचोगे लिमिट की मदद से। आप कैसे करोगे, आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही सॉल्व करोगे, लेकिन डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ अप्रोच करवाओगे। कैसे, एक बार जब x2 की वैल्यू यहां रखी, x2 माइनस x1 ही आपका चेंज इन x है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि भाई यहां पर पहले मैंने x2 की वैल्यू ये रखी, y2 माइनस y1 को x2 माइनस x1 से डिवाइड किया, ठीक है, ये सॉल्व किया। अब मैंने क्या किया, x2 की वैल्यू को थोड़ा और करीब लेके गया, अब मेरा x2 यहां आ गया, और ये बन गया मेरा नया y2, ये है मेरा नया x2। जो x2 की वैल्यू नई वैल्यू है वो अब आप इसमें डालोगे, ठीक है। फिर एक और वैल्यू आएगी, आप उस वैल्यू को देखोगे, पहले आई वैल्यू v1, फिर आई वैल्यू v2, फिर आप x2 को और करीब लेके जाओगे, ठीक है, और वही चीज सॉल्व करोगे तो वैल्यू v3 आएगी, फिर आप x2 को और करीब लेके जाओगे तो वैल्यू v4 आएगी। और इन जो वैल्यूज को देख के आप ये देखोगे कि ये कहां जा रही है, ये वैल्यू किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है, और वही नंबर होगा इस जीरो डिवाइड बाई जीरो की वैल्यू। और इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। जब आप डिवीजन करते हो, दो चीजों के अंकों का कंपैरिजन करते हो, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, यहां पे वन थिंग वाई है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, यहां पे वो अनदर थिंग एक्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स, बिटवीन टू पॉइंट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एवरेज देगा, ये इंस्टेंट रेट देगा, ये एवरेज रेट देगा, ये इंस्टेंट रेट देगा। इंस्टेंट रेट आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप लिमिट की प्रक्रिया से एवरेज रेट की मदद से इंस्टेंट रेट को निकालोगे, जिसको हम बोलते हैं लिमिट। तो डिफरेंशिएशन कोई अलग चीज नहीं है, ये सिर्फ डिवीजन है दो वैल्यूज का, दो चेंज का। डेल्टा वाई एक चेंज है, डेल्टा एक्स एक चेंज है, दो चेंजेस का कंपैरिजन है, जिसको आपको सिर्फ ढूंढना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट की प्रक्रिया की मदद से। एज सिंपल एज दैट। यही है कहानी डिफरेंशिएशन की। और ये क्यों जरूरी है, एक्यूरेसी तक पहुंचने के लिए, ब्रह्मांड के रियल इक्वेशंस तक पहुंचने के लिए, जीरो की दुनिया को ही एनालाइज करने से हम उन इक्वेशंस को ढूंढ पाएंगे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बिटवीन टू पॉइंट हमेशा एरर होता है। अब इसको हमारी मैथ की किताब में कैसे लिखा जाता है, जो कि हम यहां पर अब आसानी से समझ जाएंगे, अब वो हमें ऐसे खतरनाक सा नहीं लगेगा। y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे हम बोलते हैं, क्यों है ये हम जान चुके हैं। अब ये x1 की जगह मैं यहां पर x लिख देता हूं, और x2 की जगह मैं यहां पर ऐसे बोल देता हूं कि भाई x2 को देखो क्या है, x2 क्या है, इस माइनस x1 को इधर ले जाऊं तो x1 प्लस डेल्टा x है ना, तो मैं यहां पर एक गैप को, इस गैप को डेल्टा x से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, x में डेल्टा x ऐड कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो पहला पॉइंट है x, दूसरा पॉइंट है x प्लस डेल्टा x, तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x ये हो जाएगा, अगर ये कोऑर्डिनेट x है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके लिए f ऑफ x, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ठीक है, क्योंकि इनपुट है x तो आउटपुट है f ऑफ x, ठीक है। अब यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डेल्टा x, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस y2 की वैल्यू को, ठीक है। जब यहां पे ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, x इज योर इनपुट, फंक्शन के अंदर जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आपका y है। x प्लस डेल्टा x इनपुट आया, जो रिजल्ट आएगा वही आपका y है, एज सिंपल एज दैट। तो डेल्टा y कैसे रिप्रेजेंट होगा, y2 माइनस y1, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ये क्या है, चेंज इन y, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1,
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स वैल्यूज ही तो हैं, कट गई, तो यहां पर नीचे बचा सिर्फ डेल्टा एक्स, ठीक है, यहां पर बचा सिर्फ डेल्टा एक्स, ठीक है। ये है चेंज बिटवीन टू पॉइंट का कंपैरिजन, ठीक है। आप निकालना चाहते हो dy बाई डी एक्स, एक पॉइंट पे निकालना चाहते हो, तो भाई क्या आप निकाल सकते हो? जवाब है मतलब सॉल्व कर सकते हो? नहीं। क्या आप निकाल सकते हो? हाँ। कैसे? लिमिट की मदद से। तो आप यहां लिखोगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और लिमिट में किन वैल्यूज का इस्तेमाल करोगे? एवरेज वैल्यू का, यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसकी मदद से सॉल्व करोगे। तो अब उसी चीज को यहां लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। काम खत्म। इतनी आसान सी चीज है ये, और कुछ नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन टफ क्यों होती है? हम डायरेक्टली यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना ये जाने डिफरेंशिएशन ये होता है, डिफरेंशिएशन से ये कर सकते हैं। रियलिटी में खोजो पहले उसे, फिर उसके जवाब तक पहुंचो। हम डिस्कवरी से आए हुए रिजल्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमको डिस्कवरी करनी है, ऑब्जर्व करना है, क्यूरियस रहना है, ठीक है। ये आया। अब लिमिट में जो ज्ञान आपके पास है उसी ज्ञान का इस्तेमाल करो। क्या लिमिट एक तरफ से ही निकाली जा सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लिमिट आपकी तभी एग्जिस्ट करेगी जब दोनों तरफ से निकाली जाए। अभी जो हमने किया था उसमें अगर मैं देखूं x प्लस डेल्टा एक्स लिया था, यानी मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली थी। तो अब मुझे क्या करना है? अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो ये तो मैंने एक डिफरेंशिएशन को समझ लिया कि वो क्या है, लिमिट की प्रक्रिया से निकालना है। बट इसकी वैल्यू मैं कब बोलूंगा सही है या गलत है, ठीक है, वो होगी तब जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, और दोनों केस में ये हो गई राइट हैंड लिमिट। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे उसका भी जवाब जब सेम आएगा, तभी आप कहोगे कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब मजेदार बात, हमारे एजुकेशन सेक्टर वालों ने क्या खतरनाक काम किया है, डिफरेंशिएशन 11th में पढ़ाया है, और जो मैं बोल रहा हूं ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो 12th में है। कंटिन्यूटी ब्रेक, ठीक है। तो यहीं पे हम फंसते हैं। लेकिन 2+2 को सॉल्व करने जितनी आसान सी बात है। हम जानते हैं लिमिट वन साइडेड नहीं हो सकती है, हमने एक्सप्लोर किया है, तो लिमिट टू साइडेड होगी। तो मैंने कहा इसी ग्राफ पे वापस आते हैं, ये रहा x और ये था x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अभी जो मैंने किया वो राइट साइड के नंबरों से किया, तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं, मैं डेल्टा एक्स को पीछे ले जाता हूं, तो पीछे ले गया मतलब माइनस, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x माइनस डेल्टा एक्स। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो y होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। यस। तो अब मैं क्या करूंगा? डेल्टा एक्स को छोटा करूंगा, मतलब x की तरफ बढ़ूंगा, करीब जाऊंगा, फिर और करीब जाऊंगा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। तो यहां पर क्या आएगा? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा y2 माइनस y1 लिखते हैं ना, तो यहां पर देखो ये पहले है ये बाद में है, तो बाद में क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स, और पहले क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। तो y2 यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट है? दिस माइनस दिस, यानी x माइनस डेल्टा एक्स, यही आएगा। अब यहां पर x में से x कट जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लो, x माइनस माइनस प्लस डेल्टा एक्स, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ प्लस डेल्टा एक्स बचेगा, ठीक है। तो हम यहां पर प्लस डेल्टा एक्स लिख देते हैं, ठीक है। चलो लिख दिया, तो यहां पर प्लस डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। अब मन किया किताब वालों का कि यार इसमें देखो यार एफ एक्स पहले आ रहा है, इसमें एफ एक्स बाद में आ रहा है, सिमिलर दिखाना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स को आगे कर दिया, ठीक है, बट इसके आगे तो माइनस साइन है, और एफ एक्स को पीछे कर दिया, माइनस एफ एक्स कर दिया, और माइनस पूरा ले लिया कॉमन। देखो मैं माइनस यहां से ले लेता हूं कॉमन, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा यार हमें तो बच्चों को रटवाना है, तो भाई फॉर्मूला एक जैसा नजर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इस माइनस को ना एक काम करते हैं, यहां ले आते हैं, और अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, ताकि बच्चों को रटने में आसानी हो जाए, वो ये सब ऑब्जर्वेशन की तरफ आगे ना बढ़े, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या? इसको भी ब्लू कलर कर देता हूं, ठीक है। इससे हुआ ये कि अब मैं आपको ऐसे रटवा सकता हूं। देखो भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव में जहां प्लस एक्स लिखा है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बस माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना। यहां प्लस डेल्टा एक्स का माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और नीचे भी प्लस डेल्टा एक्स है वो भी माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, और अरे ये तो लिखना ही भूल गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। तो ये बन जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक्चुअली में क्या है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है, ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब फॉर्मूले आपको सिमिलर लुकिंग लग रहे हैं, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, बट एक्चुअली में याद करने के लिए नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट नेचर का पैटर्न। नेचर के अंदर हर जगह पैटर्न्स मौजूद हैं, और उन पैटर्न्स का हमने दुरुपयोग किया है। पैटर्न्स का उपयोग कैसे करना है, दुरुपयोग कैसे किया है, फॉर्मूला याद करने में। उपयोग कैसे किया जाता है? जब आप कोई नई चीज खोज रहे हो ना, उसके अंदर अगर आपको पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए ना,
तो इससे ये समझो कि आप सही दिशा में हो, पैटर्न नहीं मिल रहा है, सब रैंडम आ रहा है, आप गलत दिशा में हो, रुक जाओ, वापस से एक्सप्लोर करो उसे। ये है उसका उपयोग करना। ठीक है, तो देखो ये जो चीज है, जब आपको दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसको आप 12th में पढ़ोगे, जिसको आप कहोगे डिफरेंशिएबिलिटी। बस नाम बदल जाएगा और कुछ नहीं है। वरना देखा जाए तो ये दोनों क्या है, कुछ नहीं, लिमिट है। एक लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक राइट हैंड लिमिट है, जिसमें आप लिमिट किस चीज का सॉल्व कर रहे हो, स्पेसिफिकली डिवीजन का, जिसमें एक तरफ न्यूमरेटर है, एक तरफ डिनोमिनेटर है। इस केस में जब आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो डिवीजन में, कंपैरिजन करने के लिए जब आप सॉल्व कर रहे हो, रेट निकालने के लिए कि एक की गति, एक के बढ़ने की रफ्तार कंपेयर्ड टू दूसरे के बढ़ने की रफ्तार, इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन की वैल्यू आप तभी मानते हो जब आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से उसे सॉल्व करते हो, तब 11th में सिर्फ आपको यही सॉल्व करने को दिया जाएगा और 12th में आपको बोला जाएगा दोनों तरफ से करो, तो दो नए टॉपिक बन गए। एक्चुअली में वो दो नए टॉपिक नहीं है, वो एक ही टॉपिक है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ चीजों के डिफरेंशिएशन में निकाल देता हूं। और मैं आपको एक चीज कहता था ना कि इसके अंदर कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं। यस, कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं कैलकुलस के अंदर, क्योंकि हर चीज की वैल्यू तो जीरो है। आप वास्तविकता को ऑब्जर्व करके रिजल्ट तक पहुंचते हो। तो उस रिजल्ट को देखते हैं। जो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को अभी सॉल्व करूंगा। फिर जैसे जैसे जब हम कैलकुलस को एक्चुअल में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, उस चैप्टर को जब एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तब हम सारी चीजें वहां पर देखेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे। क्यों? क्योंकि x की पावर n को अगर मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अभी कराऊंगा तो ये आपके साथ एक चीटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ाई है। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा देखूं, कोई दूसरी इक्वेशन है e की पावर x का है, नहीं वो करा सकता हूं अभी, क्योंकि वो पढ़ा चुका हूं यूलर नंबर। ठीक है, तो चलो जो चीजें नहीं पढ़ाई हैं उसको नहीं देखते हैं, जो पढ़ा चुका हूं उसको दिखाता हूं। ठीक है, तो x की पावर n नहीं कर सकता, लेकिन x की पावर 2 तो कर सकता हूं ना। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो भाई हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले की तरह याद कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं, पहले खोजो। जब आपको रिजल्ट पता चल गया है, अब आप इसको फॉर्मूला मत मानो, ये एक रिजल्ट है। आप बस क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली उस रिजल्ट को यूज कर रहे हो, क्योंकि बार बार एक ही चीज को क्यों सॉल्व करना है। तो गलत फहमी नहीं डालने की, एक फॉर्मूला है, नो। ठीक है, अब मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली इसको मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैं इसका जानना चाहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट अ पॉइंट। बिटवीन 2 पॉइंट निकालना है। ये लो x1, ये लो x2, ये रही y1, ये रहा y2। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सॉल्व तो ऐसे ही करूंगा ना मैं। ठीक है, ऐसे ही कर सकता हूं, क्योंकि यही वो चीज है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं। एट अ पॉइंट अगर मैं जाऊं dy बाई dx, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं 0 बाई 0 को? नो, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो कोई चेंज ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। बट चेंज है, वास्तविकता में है, मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं ह्यूमन बींग हूं। कैसे सॉल्व करूंगा? लिमिट सिखाया ना नेचर ने हमें, तो लिमिट की मदद से करेंगे। तो dy बाई डी एक्स 0 बाई 0 होता है, सॉल्व नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। तो हमने कहा भाई लिमिट प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहां पे मैं इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको लिखूंगा एफ ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, जस्ट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अब भाई यहां पर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई ये क्या हो गया, चेंज इन y, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। एक्चुअली में एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स है, तो ये और ये कट गए। ठीक है, तो ये पहला जो x है इसको मैं x रहने देता हूं, दूसरे x को, ये जो गैप है दैट इज डेल्टा x, तो ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जो पहला y है ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो कि मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो मैं सीधा फंक्शन पे जाता हूं, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका जो आंसर होगा, एक्स का जो इनपुट होगा उसका स्क्वायर यहां पर आंसर होगा, और यहां पे इनपुट क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, ये रहा। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये रहा। तो मैं लिख लेता हूं एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये प्रक्रिया कौन सी यूज कर रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप बताओ कि आप इसे सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप लिमिट की मदद से इसके जवाब तक पहुंच रहे हो। डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, अब जो आता है वही कर सकते हैं, इसको खोल देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, लिमिट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इस प्रक्रिया से कर रहे हो। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखा, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। ठीक है, 2x डेल्टा एक्स माइनस ये बचा हुआ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर से लिखूंगा आगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स को ले लो कॉमन, दोनों में है, तो यहां बचेगा डेल्टा एक्स प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। लेट्स गो बैक टू लिमिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिमिट में आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 नहीं डालते हो, 0 के करीब ले जा रहे हो। डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 है, तो बेशक वो 0 के करीब जा रहा है, बट 0 तो नहीं है।
और जब भी आप वैल्यूज निकालोगे आप वही टेबल ही बना रहे हो, लेकिन बस वही अपनी स्मार्टनेस यूज कर रहे हो, बार बार टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें दिमाग में ही हो जाती हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू लेता हूं मैं 0.1, तो ये भी 0.1 ये भी 0.1, डिवाइड होकर जवाब क्या आएगा 1। 0.01 0.01 डिवाइड होकर जवाब क्या आएगा 1। तो हर बार ये दोनों डिवाइड होकर जवाब में क्या लेकर आएंगे, जो मैं जब डेल्टा एक्स को जीरो नहीं रख रहा हूं, जीरो के करीब रख रहा हूं, तो जवाब में ये दोनों तो हमेशा 1 देंगे, ठीक है, तो ये दोनों तो 1 देंगे, तो इसलिए ये दोनों डिवाइड होकर बन गए 1। जीरो तो रखनी नहीं है, जीरो के करीब रखना है, तो ये बन जाएंगे 1। और अब इसको देखूं तो यहां पर ये जवाब में कैसे पहुंचेगा, x तो एक फिक्स नंबर है, लेकिन डेल्टा x तो जीरो की तरफ जाएगा, तो ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ये तो फिक्स है, तो 2x प्लस 0.1, ठीक है, तो यहां पर आएगा 2x प्लस 0.1। अब डेल्टा x की वैल्यू लेता हूं, ये दोनों डिवाइड होकर 0.1 1 बन गए। फिर अगली वैल्यू लेता हूं 0.01, 2x प्लस 0.01। फिर अगली वैल्यू लेता हूं 0.001, तो 2x प्लस 0.001। अब ये देखो ये नंबर जीरो की तरफ बढ़ रहा है, छोटा होता जा रहा है ना, तो इन दी एंड इन वैल्यूज को देख के मुझे क्या नजर आ रहा है कि ये वैल्यू कहां जा रही है, 2x की तरफ जा रही है। तो अंत में जो रिजल्ट बचेगा मेरे पास वो क्या बचेगा, वो बचेगा सिर्फ 2x। तो अब मैंने इसको डिस्कवर कर लिया, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ जो यहाँ y है उसकी जगह यहाँ एक्स स्क्वायर लिखता हूं इज इक्वल टू 2x। इंस्टेंट रेट इसका 2x है। अब देखो x की वैल्यू 1 ले लो तो यहाँ पे 2 इंटू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 ले लो तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, यानी हर पॉइंट पे मैंने रेट को फाइंड कर लिया, यानी मैंने रेट का भी फंक्शन ढूंढ लिया यहाँ पर। अब ये क्या है, x के फॉर्म में है ना, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो नहीं है, x की वैल्यू डालते रहो, हर पॉइंट पे आपको रेट बताता रहेगा, रेट का भी फंक्शन आ गया। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, कुदरत हमें 4 कदम आगे बढ़ा देता है, ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये है देखो आपका डेरिवेटिव। अब एक दो डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद आपकी बारी, आपको सोचना है, ठीक है। कितना ही मुश्किल है, मैं कहता हूं ना 2 + 2 जितना आसान है। और आज आप मुझे प्लीज बताना क्या एक्चुअली में मैं ये जो क्लेम करता हूं ये सही क्लेम करता हूं, क्या ये 2 + 2 जितना आसान है, ठीक है। हम लेते हैं अगला फंक्शन y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x, ठीक है, ई रेस टू द पावर x लेते हैं। अब मैं dy बाई dx निकालना चाहता हूं, ई रेस टू द पावर x का फंक्शन ऐसे आएगा, ठीक है, e टू द पावर 0 होता है, ठीक है, ये ऐसे आता है फंक्शन, ठीक है, इस तरह से होता है। अब मुझे इसका रेट निकालना है, तो अब यहाँ पे जगह बना लेते हैं, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली मैं एक पॉइंट पे तो 0/0 होगा जो कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो मैं लिमिट के माध्यम से जाऊंगा, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो जब इनपुट डालूंगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो y की वैल्यू क्या होगी, e की पावर x प्लस डेल्टा एक्स, ये तो एक नंबर ही तो है, तो ये बन जाएगा e की पावर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस e की पावर x एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। प्रक्रिया लिमिट की, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब जो आता है वही करोगे, किसी की पावर में अगर चीज सम में हो तो आप उसे मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, हमने डिस्कवर कर रखा है अपनी छोटी क्लासेस में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर डेल्टा एक्स माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। क्या कर सकता हूं, जो आता है वही करोगे ना, जो दिमाग में इंफॉर्मेशन है वही प्रोसेस कर सकते हो, प्रोसेस करो। e की पावर x कॉमन ले लेता हूं, e की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब क्या करूं, नहीं समझ आ रहा, लेकिन लिमिट क्या कहता है, वैल्यूज डालो, आंसर देखो, जवाब आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर मैं डालता हूं डेल्टा एक्स की वैल्यू लेता हूं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। फिर देखता हूं इसका जवाब क्या आता है, ठीक है। तो इसका जवाब निकल कर आया, मैंने ये वैल्यूज यहां इस पेपर पे लिख रखी हैं, ठीक है। जवाब आया, कैलकुलेटर से सॉल्व करिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां पर आएगा 1.0517, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 ली और इसको सॉल्व किया, ई की पावर एक्स तो फिक्स है, इसको सॉल्व किया तो जवाब आया 1.0517, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू ली मैंने डेल्टा एक्स की 0.01, मैं और जीरो के करीब जा रहा हूं, तो जवाब निकल कर आया 1.0050, ठीक है। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू ली 5061 ऐसे आया था, 0.001 लिया तो जवाब आया 1.0030, फिर 506 ऐसे वैल्यू आई थी। फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू ली 0.00040 लिए तो 1.123450 ऐसे आया, ठीक है। और इस वैल्यू को भी यहां रख लेता हूं 1.0517, ठीक है। इन वैल्यूज को देखो, अब देखो 1.0 1.00 1.000 1.000, ये जो पीछे के नंबर हैं ये दूर जा रहे हैं, यानी कि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, ये चीज जो है ये 1 को अप्रोच कर रही है, यानी कि लिमिट के जरिए इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई, और इसका जवाब आया e की पावर x मल्टीप्लाई 1। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, यानी कि y की जगह e की पावर x रखता हूं, वो आया एग्जैक्टली e की पावर x, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है,
सॉरी राइट हैंड लिमिट निकाला है, यही प्रक्रिया आपको लेफ्ट हैंड लिमिट से भी करनी है, तभी ये आंसर सही होगा, अन्यथा ये गलत होगा। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको डेरिवेटिव के केस में आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, वो निकालोगे तो भी ई की पावर एक्स ही आंसर आता है, इसलिए ये जवाब सही है। अब मैं इसको एज अ रिजल्ट कहीं पर भी ये डेरिवेटिव दिखेगा, मैं डायरेक्टली ई की पावर एक्स लिख दूंगा। बात समझ आई? यही है आपका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, साइन ए प्लस बी भी तो मैंने आपको बताया ही है, ताकि आपके लिए फिजिक्स के अंदर ये चीजें एलियन जैसी ना रहें। ठीक है, आपके लिए ये चीज रियलिटी से जुड़ी हुई चीजें हों। ठीक है, कितना ही आसान है, हम इन चीजों को भी डिफिकल्ट बना देते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, यही गलती है। तो भाई मैं लेता हूं फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब आप सॉल्व कैसे करोगे? जो ज्ञान आपके पास है उसी की मदद से सॉल्व करोगे। तो आप यहां पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखते हो, तो यहां पर आता है लिमिट की प्रक्रिया यूज करोगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इनपुट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स है यानी कि साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे इसको किससे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स से, तो वो डेल्टा एक्स बचेगा। जो आता है वही करो, इसको खोलना आता है, साइन ए प्लस बी हमने नेचर में डिस्कवर किया है, तो मैं इसको लिखूंगा साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखो देखने में फैंसी लग रहा है, कर क्या रहे हो? जो आता है वही कर रहे हो, कोई बड़ा काम थोड़ी है, बस यहां लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लगा दिया। ये से रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रक्रिया से कर रहे हो। ठीक है, आपने किया। अब आपने क्या किया? आपने कहा कि यार ये तो हमने ढूंढा था ना लिमिट की प्रक्रिया से, तो यार ये नजर आ रहा है यहां पर, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स एक जगह कर देते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये इसलिए किया क्योंकि ये हम ऑलरेडी खोज चुके हैं। ठीक है, तो शायद हमें थोड़ी मदद मिल जाए। और यहां क्या है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, प्लस में है तो अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट में हमने ये खोजा ही था, तो ये वाली लिमिट हम ऑलरेडी खोज चुके हैं और हम इनको फॉर्मूला बोलते हैं। नो, दिस इज एन ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, ऑलरेडी ढूंढ चुका हूं, तो क्यों इसको दोबारा सॉल्व करना है? तो इस रिजल्ट का जवाब क्या होगा? 1, क्योंकि यहां पर भी करूंगा तो 1 ही आएगा। तो ये तो बन गया, ये पूरा का पूरा सॉल्व होके बन गया कॉस एक्स। ठीक है, अब बचा ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब जरा ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्वियसली जब आप मेंटली कैलकुलेशन ना कर पाओ तो टेबल बना लो। ठीक है, लेकिन अब टेबल बनाओगे, अगर आपसे मेंटली नहीं होगा तो आप टेबल बना लेना, नहीं बनेगा तो यहां पे मेंटली भी आप कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो, आसान है। जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है ना, यानी कि कॉस डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, 1 की तरफ बढ़ेगी। अब जैसे मान लेते हैं पहले आया 0.9, तो 0.9 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स अगर कॉमन लूंगा तो 0.9 माइनस 1 आ जाएगा, 0.9 माइनस 1। ठीक है, अब मैं डेल्टा एक्स को और छोटा करता हूं तो 0.95 आया, यहां पे और छोटा किया तो ये 1 की तरफ गया, पहले 0.90 था, अब 0.95 हो गया, तो 0.95 माइनस 1 यानी कि 0.05। ओके, फिर मैं इसको थोड़ा और करीब लेके जाता हूं, 0.99, और यहां पे तो 1 है, 0.99 माइनस 1, साइन एक्स कॉमन ले रखा है ना। ठीक है, तो 0.99 माइनस 1 यानी कि 0.001, यानी कि जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो किधर जा रही है? जीरो की तरफ जा रही है। वो कहां जा रही है? जीरो की तरफ जा रही है। और अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे ये 1 को अप्रोच करेगा तो दिस मल्टीप्लाई दिस साइन एक्स को अप्रोच करेगा, और ये कट के क्या बन जाएंगे? शून्य बन जाएंगे। और डिनोमिनेटर में ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में आपने शून्य नहीं रखा है, छोटी वैल्यू रखी है, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज 0। ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये नंबर जो है वो छोटा हो रहा है और वो इससे भी तेजी से छोटा हो रहा है। अगर आप 0.1 रख रहे हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 रख रहे हो, तो यहाँ पे 0.001 आ रहा है, तो यानी कि ये पहले 0 हो गया। टेबल बनाओगे तो भी आपको वही जवाब मिलेगा, ये तो बस मैंने एक मेंटल कैलकुलेशन कर दिया। इट मींस ये कहां अप्रोच कर गया? 0 को, तो 0 प्लस कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, बचा क्या मेरे पास? सिर्फ कॉस एक्स बचा, जवाब आया कॉस एक्स। अब मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है। यही है आपका डेरिवेटिव। फिजिक्स में कहां यूज करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि वेलोसिटी dx by dt। ठीक है, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अभी तो ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको, इसकी मदद से डायरेक्शन बता पाओगे आप। जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे, स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिक्स का हर चैप्टर आपस में जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे,
टेंजेंट्स पढ़ लेंगे तो यही चीज डायरेक्शंस के साथ कनेक्ट होंगी। दो वैल्यूज के एक ग्राफ के अंदर मैक्सिमम मिनिमम बताएगा आपको, इंक्रीजिंग बताएगा, डिक्रीजिंग बताएगा। कंपनीज के जो प्रॉफिट होते हैं कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो कब बढ़ रहे हैं कब घट रहे हैं, किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं किस रफ्तार से घट रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ है नेगेटिव ग्रोथ है, ये सब बताएगा आपका ये डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिफरेंशिएशन की मदद से ही आप फ्यूचर में, और मतलब मैं 11th की ही बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, 11th में ही आपको ये चीजें जो याद करनी पड़ती हैं कि भाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल सो ऑन, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जो आते हैं ये भी आप कर सकते हो। और करोगे कितनी मुश्किल आएगी, 2+2 को सॉल्व करने जितनी मुश्किल आएगी। ठीक है, मजेदार दुनिया है, बहुत आनंद आएगा, रियलिटी को समझ के करेंगे। और इसी के साथ अब हम लोग रेडी होंगे चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए। और साइंस और मैथमेटिक्स को 2+2 जितना ही आसान वो है, हमें सिर्फ सही दिशा चुनना है, ऐसा बना लेंगे अपने लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और सेल्फ लर्नर बनेंगे। और इसी उम्मीद के साथ एक आशा भी करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कंटेंट को प्लीज पहुंचाओ। स्टेम वेदास एप्लीकेशन और स्टेम वेदास यूट्यूब चैनल, इन दोनों के माध्यम से हम राइट वे ऑफ एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं। हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए बस, और कुछ नहीं। और वो बनता है जब सारे लोग सही जगह पर इकट्ठा होते हैं। सही जगह पर जब हम इकट्ठा होंगे ये इंडिया ग्रो करेगा। सो इस वीडियो को यहां पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं इंटीग्रेशन में, और वो चीज समझेंगे और असली दुनिया को और नए नजरिए से देखेंगे, जीरोस की दुनिया से रियलिटी को पहचानेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।